कि इंक्वायरी ऑर्डर करने का पावर। तो एक्चुअली क्या होता है, 438 में रिकॉर्ड मंगवाते हैं, कोर्ट केस की रिकॉर्ड मंगवाती है। जैसे सेशन कोर्ट है और जो ट्रायल है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास चली और कोई ऑर्डर है जिससे एग्रीड है, तो कोर्ट में चलेगा रिवीजन के लिए। तो रिवीजन करने के लिए जो ऊपर वाली कोर्ट है ना, उसको ट्रायल कोर्ट का फाइल चाहिए होगा। ठीक है, ट्रायल कोर्ट का फाइल चाहिए होगा, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं TCR, फुल फॉर्म होता है ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड। तो वो TCR को कॉल करते हैं अंडर सेक्शन 438। और जब TCR कॉल की जाती है 438 में, ठीक है, या फिर किसी दूसरे प्रोविजन में, तो अब देखिए यहाँ पे हाई कोर्ट या फिर सेशन जज डायरेक्ट ऐसे पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या तो खुद से और बाय एनी ऑफ द मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम एंड चीफ जुडिशियल में दैट वाज ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि भाई आप फर्दर इंक्वायरी करो। दैट वाज कोई मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम है, क्या कहेंगे, फर्दर इंक्वायरी करो इनटू अ कंप्लेंट जिसको कि डिसमिस कर दिया था 226 में या फिर 227 सबसेक्शन 4 में, या फिर इनटू द केसेज ऑफ एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस हु हैज बीन डिस्चार्ज। देखो 3 पॉइंट्स है, 3 जगह पे इंक्वायरी करने की बात की गई। पहली बात कहा कि 226 में कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया गया था, या फिर 227 सबसेक्शन 4 में डिसमिस कर दिया गया था, या कोई ऐसा केस जिसमें एक्यूज जो है और इनटू ए केस ऑफ एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस हैड बीन डिस्चार्ज, और इनटू ए केस ऑफ एनी पर्सन द एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस हु हैड बीन डिस्चार्ज्ड। देखो इसका बहुत लिमिटेड एरिया है, समझ लो पहले आप। आपको याद होगा 223 में क्या करते थे, कंप्लेंट केस फाइल करते थे, और कंप्लेंट के जब हम 223 में फाइल करते थे तो मजिस्ट्रेट ओथ पे एग्जामिन करते थे, प्री समनिंग एविडेंस होती थी, और प्री समनिंग एविडेंस होने के बाद अब जो है कोर्ट या तो समन वारंट इशू कर देगी या फिर देखती कुछ भी नहीं है तो इस केस में क्या कर दी, इसको डिसमिस कर दिया। मतलब 226 में क्या होता है, कंप्लेंट केस क्या होती है, डिसमिस होती है, और 227 में भी डिसमिस होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, प्रोसेस इशू करते हैं, प्रोसेस इशू 227 में इशू ऑफ प्रोसेस है, और कहते हैं ना वो कहते हैं लेट द नोटिस बी इशूड टू सो एंड सो सब्जेक्ट टू फाइलिंग ऑफ द PF प्रोसेसिंग फीस। अब आप PF फाइल करोगे तभी जाकर के समन या वारंट इशू होगा। ठीक है, मतलब ऑर्डर हो गया है, कॉग्निजेंस ले लिया है कोर्ट ने। नाउ इफ यू फाइल द PF देन ओनली द समन और वारंट में बी इशूड, बट इफ यू आर नॉट फाइलिंग द PF, हो सकता है एक मौका और दे दे, फिर भी आपने नहीं फाइल किया PF, तो आपका केस क्या हो जाएगा, तब वो केस डिसमिस हो जाएगा। तो देखो दोनों सिचुएशन, 226 में क्या हो गया था, 227 में यूं ही डिसमिस हो गया आपका केस, दिस वन, क्योंकि आप कंप्लेंट केस लेकर के गए, आपको ओथ पे एग्जामिन कर लिया, विटनेस जो था उसको एग्जामिन कर लिया, डॉक्यूमेंट देखा, सब देखा, मजिस्ट्रेट ने बोला अरे तुम्हारे केस में तो कुछ भी नहीं है, कोई केस बनता नहीं है, डिसमिस। 226 में क्या कर दिया, डिसमिस कर। 227 में 227 सबसेक्शन अलाउ किया था, लेकिन चूंकि आपने PF नहीं फाइल किया तो क्या हो गया, डिसमिस कर दिया। अच्छा एक स्टेज और होती है, मान लो समन कर दिया, वारंट कर दिया, एक्यूज्ड अगले डेट पे कोर्ट में हाजिर, सर आ गया, जज साहब ने बोला बेल ले लो, आगे हम कार्रवाई करेंगे, बेल ले लिया, उसको जज ने बेल दे दिया। अब होता है कि चार्ज फ्रेम करनी है, चार्ज फ्रेम करने के दरमियान आर्गुमेंट होगा दोनों को सबूत देखे जाएंगे कि आपका प्रॉपर एविडेंस है कि नहीं है। इफ द प्रॉपर एविडेंस देयर देन केस विल रन फर्दर, नॉट देन केस विल नॉट रन। अब क्या होता है कि जब हम चार्ज फ्रेम करने की बारी आ रही थी तो कोर्ट ने देखा कि केस में कुछ दम नहीं है, केस को क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। तो देखो 3 स्टेज है और तीनों स्टेज कंप्लेंट केस के हैं, दैट इज द डिस्चार्ज। फर्स्ट में डिसमिस हो रही है 226 में, सेकंड में डिसमिस क्या हो रहा है 227 4 में, और थर्ड में क्या हो रहा है, केस डिस्चार्ज हो रहा है। तो जब ये होता है ना तो पर्सन जो एग्रीड होता है, मतलब जो कंप्लेनेंट है, वो चला जाएगा कहां पे, वो चला जाएगा सेशन कोर्ट में, चला जाएगा सेशन कोर्ट में, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट में हुआ होगा, ठीक है, और सेशन से भी डिसमिस हुआ है तो वो कहां जाएगा, हाई कोर्ट में। तो जब इस स्टेज में जाते हैं ना तब 439 का पावर है, इस सिचुएशन में 439 का पावर है। और 439 में जो कोर्ट है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन देती है कि भाई आप इसकी इंक्वायरी करो या आप अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट से इंक्वायरी करवाओ, आप इसको फर्दर इंक्वायरी करो कंप्लेंट के ऊपर।
जिसको आपने डिसमिस किया, आप इसको क्या करो, इसकी फर्दर इंक्वायरी करो। मतलब डिसमिस होने के बाद वही चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या उनके जूनियर कोई मजिस्ट्रेट जो है उसके इसकी इंक्वायरी फिर से शुरू कर देंगे। सही है। नाउ अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन ये वाला पॉइंट ये सिर्फ डिस्चार्ज के लिए है। अगर डिस्चार्ज हुई है तो फर्दर इंक्वायरी ऑर्डर होने से पहले उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ इंक्वायरी दी जाएगी। इफ द केस वाज डिस्चार्ज, then such person has an opportunity of showing cause why he should such the action should not be given। एक अपॉर्चुनिटी उसको देनी चाहिए। ठीक है, सही यहां तक। दैट इज कॉल्ड योर पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी। तो इस सेक्शन को कब यूज करेंगे, 439 को, when you have filed the complaint case before the magistrate and magistrate has dismissed that complaint case, or the magistrate is allowed that complaint case, summon or warrant was ordered to be issued subject to filing of the PF, but it's the complainant who has made default in filing the PF. Consequently, the court has dismissed that case under section 227 subsection 4. Or the third situation is that, okay, everything was done, but at the time of framing of the charge, the complaint failed to show the proper evidence before the court, and ultimately the court has discharged the accused. In all these situations, you may go to the session court, you may go to the high court, they may direct to the chief judicial magistrate to get a fresh inquiry be conducted, or get the fresh inquiry be conducted through the subordinate magistrates there. But in third situation, when the discharge was made, what's supposed to do that? Court has to give an opportunity of being heard to the accused person, and if the court doesn't satisfy, एक opportunity of being heard accused person को देगी। If it is not, if he is not satisfying the court, then the court may order the further inquiry. This one, the point called here. Inquiry, कौन सा inquiry? IN वाली, और वो वाली इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी। इंक्वायरी is done by the police, whereas the inquiry is done by the court. This one. Now, session judge's power of revision. Let's see. अब देखिए, रिविजन्स के पावर दो कोर्ट के पास तो है ही, आपको पहले ही पता है, बताया हुआ है। Who are these two courts? The one is that session court, and the second one is that high court. It is simply said that in case of any proceedings the record of which has been called by himself, this one session judge exercise कर सकती है all कोई भी पावर जो कि हाई कोर्ट एक्सरसाइज करती है अंडर सेक्शन 442. In the case of any proceeding, record of which has been called for by himself, सेशन जज जो है एक्सरसाइज कर सकती है वो सारे पावर जो हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर सकती है अंडर सेक्शन 442. हाई कोर्ट के भी पावर से रिविजन्स के, दैट वाज अंडर सेक्शन 442. एंड दिस वन, एक बार पहले 442 देख लेते फिर उसके ऊपर आते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा. लेट्स सी 442. What's happened there? What this is called here? Section number 442. पहले एक बार 442 देख लेते हैं. हाई कोर्ट के पावर्स और बहुत ही रेलिवेंट पावर हाई कोर्ट के, और इसको फाइंड आउट करते हैं. लॉ एंड देखिए जरा क्या मैटर है. हाई कोर्ट पावर्स ऑफ रिवीजन, इट्स कंप्लीटली डेडिकेटेड टू द हाई कोर्ट. चलिए अब देखिए क्या होता है. एक बात हमेशा ध्यान लो, हमेशा हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि किसी भी केस को रिकॉर्ड को मंगवा सकती है. उनके अंडर में कोई भी कोर्ट है उस कोर्ट से उस केस के रिकॉर्ड को मंगवा सकती है. दो सिचुएशन, या तो सुमोटो अपनी मर्जी से, जैसे किसी केस के बारे में सुनी कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो सुमोटो कॉग्निजेंस लेती है और उस कोर्ट को कहती है कि आप ये फाइल जो हमारे यहाँ फॉरवर्ड करो.
यानी तो somebody has gone for the revision of any particular case. In that situation, the High Court may call the record of that particular case there. So the point is that in case of any proceeding, the record of which has been called for by itself or which otherwise comes to its knowledge, the two things are there. Here, the point is quite normal. The High Court may in its discretion exercise any of the power conferred on a court of appeal under section 427, जिसको हम पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट कहते हैं, दैट्स पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट. सेक्शन नंबर 430, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील. 431, अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड इन अपील फ्रॉम acquittal. 432, that's called appellate court may take further evidence or direct it to be taken. Appellate court may take the further evidence and direct it to be taken. See the point what we got there. The High Court may in its own discretion exercise कर सकते हैं वो सारे पावर जहां पे अपील के केस में हाई कोर्ट के पास अवेलेबल होती है. अपील के केस में जैसे 432 में फर्दर एविडेंस लेने का पावर है, तो जब वो रिवीजन करेगी तो भी फर्दर एविडेंस ले सकती है. अपील के दरमियान नए एविडेंस ले सकती है तो रिवीजन में भी ले सकती है. 431 एक्यूज को अरेस्ट करना, अगर किसी का एक्यूटल हो गया है और रिवीजन में केस आया हुआ है, हाई कोर्ट को लगता है इसका एक्यूटल ऑर्डर रिवर्स हो सकता है तो अरेस्ट करवाने का भी पावर है. 430 सेंटेंस को सस्पेंड करना, रिवीजन के दरमियान भी सस्पेंड कर सकती है. 427 अपीलेट कोर्ट की जो पावर्स है, सारे पावर्स जो है वो हाई कोर्ट के पास भी अवेलेबल है. दिस वन, ऑल द पावर्स हैव बीन गिवन टू द हाई कोर्ट एज वेल इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस राइट नो. 344 टेंडर ऑफ पार्डन भी है. दैट्स इट. The High Court has got the very extensive power, a very extensive power the High Court has got that you know, and what you may say that you know, High Court के यहाँ पे जितने भी powers हैं वो सारे के सारे powers जो वो High Court के पास available है. Now, तो अब यही देखिएगा, in case of any proceeding the record of which has been called for by itself, जो अदरवाइज कम अपनॉलेज में आता है. अब एक सबको अलग अलग कहने के बाद एक शब्द में कहते हैं जो अपीलेट कोर्ट के पास पावर होती है वही पावर हाई कोर्ट के पास रिवीजन के केस में होती है. अब देखिए, लेकिन कोई भी नेगेटिव ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा. देयर शुडंट बी पास्ड एनी नेगेटिव ऑर्डर. नो ऑर्डर इन दिस सेक्शन शैल बी मेड टू प्रेजुडाइज द एक्यूज्ड और द अदर पर्सन अनलेस ही हैज हैड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. नेगेटिव ऑर्डर तब तक पास नहीं किए जाएंगे जब तक उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड नहीं कर दी जाए. अंटिल दे हैव बीन गिवन the opportunity of being heard, only after that the negative order may be passed at law. या फिर उसके वकील को ना सुन लिया जाए, एडवोकेट को, एंड जब तक ना सुना जाए तब तक कोई नेगेटिव ऑर्डर पास नहीं हो सकता. एंड इधर पर्सनली और एडवोकेट उसको सुना जाए. और फाइंडिंग ऑफ एक्यूटल को कन्विक्शन में कन्वर्ट नहीं करेगी. नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज अ हाई कोर्ट टू कन्वर्ट अ फाइंडिंग ऑफ एक्यूटल इनटू वन ऑफ द कन्विक्शन. नाउ अच्छा, फोर्थ, अगर किसी केस में अपील भी लाई कर रही है, रिवीजन भी लाई कर रही है, तो जब तक अपील नहीं प्रेफर करेंगे रिवीजन नहीं करवा सकते हैं. यू नीड टू गो फॉर द रिवीजन, नॉट यू हैव टू गो फॉर द अपील एट फर्स्ट. दैट इज इन सबसेक्शन 4. नाउ अब देखिए, आपके केस में अपील लाई कर सकती थी, रिवीजन भी लाई करती थी, लेकिन आपने अपील नहीं फाइल करके रिवीजन फाइल कर दिया. आप कोर्ट को एक्सेप्ट करें कि गलती होगी, दैट्स द एरर. तो कोर्ट आपके रिवीजन पिटीशन को अपील ट्रीट कर लेगी. दैट इज सबसेक्शन 5. मींस द रिवीजन पिटीशन may be treated as an appeal. I have already told you that the area of appeal
is quite wider than the area of revision, and where both lies, then first you have to go for the appeal than to the revisions. But if you have gone to the revision, leaving the right to appeal, then court will see that, court will ask you that, why didn't you appeal the case? You are saying you are not saying it was just an error, that's why I could not do that. Then the court, what the court may do in this situation, the court will convert that revision into the appeal. Court will pass an order and court will say that this petition shall be treated as the petition of the appeal. वो अपील ट्रीट करेंगे, केस नंबर बदल जाएगा, रिवीजन अलग जाता है, जो एरिया होता है क्रिमिनल रिवीजन पैरामीटर पे जाता है रिवीजन, और क्रिमिनल अपील में जाता है अपील. दैट वाज द प्रोविजन देयर. नेक्स्ट पॉइंट को समझने के पहले एक छोटी सी स्टोरी समझनी है. सपोज दैट देयर इज द केस एंड टू एक्यूज्ड आर देयर आर टू एक्यूज्ड पर्संस. सही है. एंड नाउ बोथ ऑफ देम कन्विक्टेड फॉर सेम ऑफेंस. सेम ऑफेंस. ऑफेंस इज नॉट डिफरेंट बट ऑफेंसेस आर द सेम एंड दे हैव बीन कन्विक्टेड. ही हैज गॉन टू द रिवीजन. किसको गया रिवीजन के लिए? सेशन कोर्ट को. सेशन कोर्ट ने डिसमिस किया, हाई कोर्ट में गया रिवीजन के लिए. अब उसी मसले को ये उठा रहा है. अब ये गया रिवीजन के लिए सेशन कोर्ट में. अब आज की डेट में एक ही वक्त में एक पर्सन का रिवीजन लगा है कहां पे? हाई कोर्ट. और दूसरे पर्सन का रिवीजन कहां लगा हुआ है? सेशन कोर्ट में. मामला सेम है, सेम मैटर है, दोनों एक ही जुर्म में था. बोला एक ने कि चलो रिवीजन करते हैं, वो बोलता नहीं करूंगा, जाओ तुम जाओ, पहले तुम कर लो, देख लो, फिर मैं जाता हूं. हम लोग एक ही करके जाते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा. तो बोला ठीक है मैं जाता हूं. तो ये जो फर्स्ट वाला एक्यूज है ये रिवीजन फाइल कर दिया और जाके डिसमिस हो गया इसका. ये अगर आप मैं नहीं छोड़ूंगा तो हाईकोर्ट जाऊंगा, ये हाईकोर्ट चला गया. लेकिन दूसरा वाला जो है वो डायरेक्ट हाईकोर्ट कैसे जा सकता है? वो गया फिर कहां पे? सेशन में. तो मसला एक ही है, ऑफेंस एक ही है, विक्टिम भी वही है, लेकिन एक रिवीजन कहां चल रही है? सेशन में. और एक रिवीजन कहां चल रही है? हाईकोर्ट में. अब बताओ, ये तो गड़बड़ हो गया. हो सकता है कि हाईकोर्ट का कोई डिसीजन आया एक्यूटल का और सेशन कोर्ट का डिसीजन रिवर्स है, वही तो उल्टा हो गया ना. सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट एक ही केस में अलग अलग बातें कर रही है. तो हाई कोर्ट बोलती देखो ज्यादा अपनी, ये तो इंसल्ट हो जाएगा जजेस के बीच में, है ना, जजेस के बीच में इंसल्ट हो जाएगा. कोर्ट हमेशा जो जजेस की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए हमेशा प्रॉपर रहती है. जस्टिस जसवंत वर्मा का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था. एडवोकेट ने मिस्टर वर्मा बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने अच्छे से डांट लगा दी, ही इज स्टिल जस्टिस एंड यू हैव टू प्रोनाउंस हिम जस्टिस वर्मा. तो यहां कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए. हाई कोर्ट सेशन कोर्ट को बोलेगी कि देखो साहब वो केस जो है तुम्हारा, जो तुम्हारा पेंडिंग है वो क्या करो, हमारे यहाँ ट्रांसफर कर दो, हम देखते हैं उस केस को भी. यू डोंट सी दिस केस, लेट द केस बी ट्रांसफर टू द हाई कोर्ट, send all the records to the high court. The high court will see the case that way. The high court shall direct that the application for revision pending before the session judge be transferred to itself, and where the high court decide that it is not necessary for it to dispose of the application for revision itself, direct the application for revision made so it be transferred to the where high court. सेशन जज को बोलेंगे अब आप शांत बैठो, इस पिटीशन से आप छुट्टी लो, हम बैठ के देखते हैं इस पिटीशन को. ठीक है ना. अब इसको कोर्ट ऐसी डील करेगी जैसे ये पिटीशन उन्हीं के आया हुआ है. Application for revision transfer to session judge
जज फिर ऐसे डील करेंगे जैसे उन्हीं के पास आया है। और अगर सेशन जज से हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गई तो फिर हाई कोर्ट में दोबारा से नहीं जा सकते हो उसी चीज को लेके। यू कैन मींस हाई कोर्ट है डिस्पोज्ड ऑफ, दैट इज द फाइनल। ऑप्शन ऑफ हाई कोर्ट टू हियर द पार्टी। अब जब पिटीशन ट्रांसफर हो के आया है तो कोर्ट के पास ऑप्शन होता है कि वो कौन सी पार्टी को सुने, कौन सी पार्टी को ना सुने। कोर्ट हो सकता है दोनों को सुनने से मना कर दे। नो पार्टी हैज एनी राइट टू बी हर्ड आइदर पर्सनल टू एडवोकेट बिफोर एनी कोर्ट एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन। ये वाला पावर ऑफ रिवीजन जो रिवीजन ट्रांसफर होके गया है, केस रिवाइज हो गया। इस चैप्टर में हाईकोर्ट ने रिवीजन किया या सेशन जज ने रिवीजन किया। सर्टिफाई करेंगे अपने डिसीजन को, ऑर्डर को, अपने फाइंडिंग्स को। जो भी रिवाइज सेंटेंस वो ऑर्डर से रिकॉर्ड की जाएगी और वो ऑर्डर देगी जो कंफर्टेबल है। दैट यू पास सेकंड ऑर्डर विच इज कंफर्टेबल इनटू द लॉ। दैट्स नॉट मच। So here is section 436 to 445. Section 436 to what? 445. We got the revision. We got the revisions and reference. Reference में हालांकि ज़्यादा प्रोविजन नहीं है, एक ही सेक्शन है, but all of the things are dedicated to the revisions there. हाँ, नहीं सेशन में भी देती है, दूसरी जगह लिखा हुआ है, सेशन में भी करती है। On to the next date, we shall be having a fresh topic called appeal. अपील और रिवीजन फिर एक कंपेयर करके पढ़ेंगे। एक बार अपील कर लेते हैं, फिर से रिवीजन के ऊपर भी आएंगे।